हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बाइब। मैं गिरीश चंद्रा, आपकी फिजिक्स फैकल्टी, आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम कंसेप्ट बूस्टर सीरीज़ कर रहे हैं और इसमें हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने काफ़ी हद तक काफ़ी कंसेप्ट्स को कवर कर लिया है माय डियर। अब उसमें पिछली क्लास में हमने स्प्रिंग्स किए थे और स्प्रिंग्स में कुछ बहुत शानदार क्वेश्चंस किए थे। अंडरस्टैंड? अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा टॉपिक है। अगर मैं उसकी बात करूँ तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको वो पढ़ा होना चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? तो उसमें हमने कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स की थी। आज उसके बाद हम एक और टॉपिक कवर कर रहे हैं, इम्पल्स। अंडरस्टैंड? तो मैक्सिमम अगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात करूँ तो अभी तक हमने मैक्सिमम चीज़ जो है वो कवर कर ली है इस पे। तो हमारा पूरा पैकेज जो है वो लगभग लगभग तैयार होने वाला है, ताकि आप कभी भी इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, आप उसको कभी भी रिवाइज भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स को और क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से बोला कि ये सीरीज़ आपके कंसेप्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को और बेटर करने के लिए है। स्टार्ट करते हैं आज हम एक नया लेक्चर, उसमें इम्पल्स स्टार्ट करते हैं माय डियर, इम्पल्स। ओके, तो ये भी एक छोटा टॉपिक है। अगर मैं देखूं इसको तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, बट इसमें क्वेश्चंस आते हैं बस बिकॉज ये अपने आप में थोड़ा सा यूनिक भी है, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर यूज़ है। उस यूज़ को देखते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? इम्पल्स शुरू करने से पहले छोटी छोटी चीज़ों का एक बार से हम रिकैप ले लेते हैं। अंडरस्टैंड? तो लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ चुके हैं और लीनियर मोमेंटम को डिफाइन किया था माय डियर बच्चे। हमने डिफाइन किया था लीनियर मोमेंट को, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, सो मास एंड मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज द लीनियर मोमेंटम। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। बेसिकली लीनियर मोमेंटम क्या है? हमारा एक मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है, मोशन ऑफ ए बॉडी। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये बॉडी है, एम मास की है और ये हमारी मूव कर रही है वी वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम हुआ एम वी। परफेक्ट, ये पहले भी पढ़ चुके हैं और इसको हमने रिवाइज भी कर लिया। अब सबसे बेसिक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन देखो, ये हमेशा मैं आपको रखता हूँ और इसको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में मैंने हर बार बोला है कि हमारे दो टाइप से फोर्स हमारे लग सकते हैं। एक तो मास कांस्टेंट है तब, और जब मास कांस्टेंट नहीं है तब। ओके, जब सपोज मास कांस्टेंट है तो ये जो ये वाला टर्म होता है जीरो हो जाता है। बेसिकली नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे जब लगता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो रेट ऑफ, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दो टर्म आते हैं। एक में तो dv बाई टी टी, जिसमें मास बाहर है तो मास कांस्टेंट मान सकते हैं उसमें हम, और दूसरे में dm बाई डी टी, उसमें v बाहर है। अंडरस्टैंड? मैंने कहा था कि जब कांस्टेंट मास लेते हैं तो ये टर्म जीरो हो जाता है और इसकी वैल्यू मास इंटू एक्सलरेशन हो जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं कि इसकी वैल्यू मास इंटू एक्सलरेशन हो जाती है। सिमिलरली कई जगह वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है एट द एग्जिट, जैसे हमने रॉकेट्स में पढ़ा, अंडरस्टैंड, प्रोपल्शन में पढ़ा कि वहाँ पर ये टर्म आता है। और जैसे हमने पाइप फ्लो में पढ़ा, वाटर का फ्लो इन अ पाइप, है ना, उसमें पढ़ा हमने। पिछली बार क्वेश्चंस भी किए थे कि वाटर एक पाइप से निकल रहा है एंड इट इज़ स्ट्राइकिंग टू द वॉल, तो वॉल पे स्ट्राइक करने के बाद कैसे हम इसको फोर्स निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये भी हमने किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसका ये हम पहले से देख चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि नेट रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होता है बच्चे, नेट रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होता है वही एक्सलरेशन का भी डायरेक्शन होता है। इसी वजह से मैंने हर बार जब भी क्वेश्चंस किए तो मैंने क्या बोला कि आप जहाँ पर एक्सलरेशन मान रहे हैं, जिस डायरेक्शन में एक्सलरेशन मान रहे हैं, उसको आप पॉजिटिव मान लो, मतलब उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो। सपोज इसी में मैं आपको बोलूँ, इसी में ही मैं आपको बोल दूँ, अगर आपने एक्सलरेशन की डायरेक्शन ये मान ली है और तो आप इसको पॉजिटिव लीजिए, इसके बैकवर्ड नेगेटिव लीजिए। सारे फोर्सेस इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में माइनस होंगे। अब जब नेट फोर्स आप निकालेंगे तो नेट फोर्स में जो फोर्स इस तरफ है उनको पॉजिटिव रखिए और जो इस तरफ है उनको नेगेटिव रखिए, और इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन आप कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बहुत बार हम आपको बता चुके हैं, बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं और मुझे लगता है कि आप ये चीज़ बहुत
क्लियरली समझ भी रहे हैं। ये बात आप बहुत क्लियरली समझ भी रहे हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं इम्पल्स। देखो बच्चा, इम्पल्स एक टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया गया है, तो ये बेसिकली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से ही डिफाइन किया है, बट ये पर्टिकुलरली उन जगह में यूज़ किया जाता है जहाँ पर फोर्सेस की वैल्यू बहुत हाई होती है। मतलब फोर्सेस बहुत हाई होते हैं और बहुत कम टाइम पीरियड के लगते हैं। अंडरस्टैंड? कैसे? सपोज एक कार है, स्पीड से आ रही है और दीवार पे टकराई और क्रैश हो गई। अब जो दीवार से इस पे फोर्स लगे होंगे इस गाड़ी में, तो वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होंगे एंड उनका मैग्नीट्यूड बहुत ही हाई होगा। उनका मैग्नीट्यूड बहुत ही हाई होगा। अंडरस्टैंड? अब हमको जब एनालिसिस करनी होती है, जैसे कि सपोज ये बेसबॉल है, तो हम यहाँ से जब इसको मार रहे हैं, तो देखिए देखिए कितने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कितने शॉर्ट डेल्टा टी, बहुत ही स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर्स की वैल्यू सडनली पीक में आ गई। मतलब एक पीक मिल गई हमको सडनली फोर्स की। अब ये ही चीज समझने की है, यहीं से जो है इम्पल्स की शुरुआत होती है। जब आपने बॉल को स्ट्राइक किया, बॉल इस डायरेक्शन में थी, स्ट्राइक करने के बाद इस डायरेक्शन में गई, मतलब वेलोसिटी का चेंज तो हुआ है। वेलोसिटी पहले यूं थी और फिर यूं हो गई, डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई और हो सकता है मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ हो। तो माय डियर, अगर आपको अब एनालिसिस करना है, वेलोसिटी निकालनी है, अगर आप करते हैं क्या, अब आप इसकी जो एनालिसिस करते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए से, तो आप एक चीज़ समझिए, फोर्स जो है बहुत हाई है। फोर्स की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। अब उसके चक्कर में एक्सेलरेशन भी बहुत ज़्यादा हाई आएगा। अब एक्सेलरेशन भी बहुत ज़्यादा हाई आएगा, देन आप अगर उसमें बाकी इक्वेशंस लगाते हैं और इसको इक्वेशन ऑफ मोशंस वगैरह लगाते हैं, तो ये बहुत न्यूमेरिकली टफ हो जाएगा इतनी लार्ज वैल्यूज़ को सॉल्व करना। अंडरस्टैंड? इतनी लार्ज वैल्यूज़ पे वर्क करना ये बहुत टफ हो जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक टर्मिनोलॉजी को डिसाइड किया, क्योंकि हम जानते ही हैं, मैं जानता ही हूँ कि एफ इज़ नथिंग डी पी बाई डी टी। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, एफ डॉट डी टी और डी पी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं इस टर्म को डिफाइन करता हूँ अब, इस टर्म को, क्योंकि देखो मैं सिर्फ फोर्स को डिफाइन करूँगा तो फोर्स की इतनी हाई वैल्यू होगी कि आपको फिर वही दिक्कत आएगी कि सडनली इतनी हाई वैल्यू को एकोमोडेट करना और इतनी हाई वैल्यूज़ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना, इट इज़ अ बिग टास्क। अंडरस्टैंड? इतना हाई पीक पे आप पहुंच चुके हो सडनली कुछ टाइम पीरियड के लिए, अब इतने कम टाइम पीरियड के लिए इतनी हाई वैल्यूज पे वर्क करना, इट इज़ डिफिकल्ट। तो हमने क्या सोचा, एक काम करते हैं, चलो ये क्योंकि एफ था बहुत ज़्यादा और डी टी था बहुत कम। अंडरस्टैंड? एफ की वैल्यू थी बहुत ज़्यादा, डी टी की वैल्यू थी बहुत कम। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनर रेंज आ जाएगी, मतलब ये हमारी उस रेंज में आएगी जिसमें हम कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। तो इस एफ डी टी को उसने बोल दिया इम्पल्स। आया कि नहीं आया? इस ही एफ डी टी को उसने बोल दिया इम्पल्स, और उसने बोला कि बहुत प्यार से कि इसकी वैल्यू है डी पी के इक्वल। डी पी मतलब डेल्टा पी मान लो, और डेल्टा पी माइनस पी फाइनल माइनस पी इनिशियल मान लो। अंडरस्टैंड? और पी अगर मास कांस्टेंट तो है ही, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल मान लो। देखो सी द ब्यूटी, देखो यही चीज़ है, आपको पता भी नहीं चलता कि आप इम्पल्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या मतलब है, कैसे, बस आप करते जाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, अब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है इसका, अंडरस्टैंड, या इसी के टाइप और भी कंडीशंस का वो हम देखेंगे, तो वो आपको कोई एफ़ की वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि एफ़ की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि वो उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे जल्दी से आप, तो वो आपको इम्पल्स की वैल्यू देगा। इम्पल्स क्यों देगा माय डियर? इम्पल्स क्यों देगा? क्योंकि इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एफ इंटू डी टी। अब जब एफ की वैल्यू बहुत हाई थी और डी टी बहुत कम टाइम पीरियड पे लगा, ये जितनी भी कंडीशंस हैं, किकिंग, क्रैशिंग, अंडरस्टैंड, ये बहुत कम टाइम पीरियड के लिए लगती है। तो टाइम कम हो गया, एफ बहुत ज़्यादा हो गया, प्रोडक्ट करोगे तो यस, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा इन अ कंपैरेटिबल रेंज में आ जाएगा। अब बताओ
इतनी शानदार चीज़ बता रहा हूँ आपको ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। अब बस आपको बस क्या करना है, इम्पल्स वो देगा क्वेश्चन में या निकालने का पूछेगा, आपको डेल्टा पी निकालना है और डेल्टा पी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। देखो हमेशा ये डेल्टा है, ये डेल्टा, और जब भी डेल्टा लिखते हैं मैंने 1000 बार बोल चुका हूँ, इट इज़ अ चेंज फाइनल टू इनिशियल। परफेक्ट। और यहाँ भी फाइनल टू इनिशियल। अब आप निकाल सकते हैं। बस यही कहानी है इम्पल्स की, यही कहानी है इम्पल्स की, और मुझे लगता है आपको आ गई होगी। It is also it is also measured by the total change in linear momentum produced during the impact. कहीं भी impact होता है, पहले क्या है, impulse of a force which is product of average force, एफ डी टी आया था हमारा, एफ डी टी आया था, तो एफ को एवरेज मान लो, एवरेज फोर्स ड्यूरिंग इम्पैक्ट एंड द टाइम, मतलब एफ एवरेज इनटू टाइम कर दो तो वो भी तो इम्पल्स ही आएगा, क्योंकि जब एफ डी टी मान लो और एफ आप कांस्टेंट मान लो, बाहर ले लो, एफ कांस्टेंट मान लो और टी हो गया। कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, एक तरीके से एवरेज हुआ किसी भी चीज़ का। क्योंकि अगर आप मेरी क्लास पढ़े होंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, तो आप मैंने वहाँ ना इतने प्यार से आपको समझाया था इस एवरेज का मतलब, इस एवरेज का मतलब इतने प्यार से आपको समझाया था। अगर आपको नहीं है तो आप मेरी वो क्लास देख लेना अभी। तो इस चैनल में तो नहीं है, आप मेरे दूसरे चैनल में जाके देख सकते हैं, अंडरस्टैंड नीट के चैनल में देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगा। अब देखिए माय डियर बच्चा, देखो तो आप इसको ले सकते हैं एफ एवरेज, क्योंकि एफ कांस्टेंट बाहर ले लिए, कांस्टेंट का मतलब ही एक तरीके से एवरेज ही है, क्योंकि अगर जब चीज़ें बहुत वेरी करती हैं तो हम वहाँ पर उसका एक कांस्टेंट भी मान सकते हैं, उसकी एक एवरेज वैल्यू मान सकते हैं। अब देखिए, अब यही एफ जो डी टी है, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और इट इज़ टेल्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यस, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यही चीज़ तो बता रहा है वो आपको। अब बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात थी। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आई है। तो ये हमने इसका पीक देख लिया, कैसे इस पीक का, देखो एनिमेशंस इतने प्यारे हैं हमारे पास कि आपको फील आ जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, अंडरस्टैंड, आपको फील आ जाएगा और आपको मज़ा आ जाएगा। इतने प्यार से हमने आपके लिए डिज़ाइन किया गया है ये टॉपिक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि फोर्स डी पी बाई डी टी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। कुछ और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। देखो अब आपका इम्पल्स मोस्टली ख़त्म हो चुका है, बस इतना ही था। अब जो काम होगा वो सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, मैथमेटिकल रिलेशंस होंगे, मतलब आपको सिर्फ अरेंज करनी है चीज़ें। अगर आपको माय डियर कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट उसमें कुछ है ही नहीं। कंसेप्ट क्या था, इम्पल्स में एक टर्मिनोलॉजी है इम्पल्स, और इम्पल्स क्या है बच्चे, इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज निकालना तो आपको कब से आता ही है। बताओ कहाँ दिक्कत है। अगर आप मेरी बात मानो, और देखो लोग ना रटते रह जाते हैं चीज़ों को, और मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि रट के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इम्पल्स की कहानी बस इतनी ही है कि एक तो एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, बस। अब यहीं से सारा गेम स्टार्ट होगा, यहीं से सब कुछ चीज़ें होंगी, बाकी तो आज बस मैथमेटिक्स यूज़ होगी और कुछ नहीं है इसमें। देखो ये तो आपने पढ़ ही लिया है कि एफ डॉट डी टी, और ये है, अगर एफ एवरेज बाहर ले लीजिए कांस्टेंट, तो एफ इंटू टी इज ऑल्सो इक्वल टू एम वी टू माइनस वी वन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सेम चीज़ बोल रहा है। और यूनिट क्या होगी, न्यूटन सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। द फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। ओह, ये कौन सी बड़ी बात है भैया, इम्पल्स पढ़ रहे हैं छोटे टाइम के लिए, अगर वो फोर्स को क्या बोलेंगे, इम्पल्सिव फोर्स। फॉर हिटिंग, कैचिंग, किकिंग, ये सब जो हैं ये इम्पल्सिव है, अंडरस्टैंड। कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और क्यों नहीं आएगा, थोड़ा बस ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए कंसेप्ट में, मैं बता रहा हूँ आपको। पूरे फिजिक्स में आप देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन्हीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, रटने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो इम्पल्स, सेम चीज़ आपको, लो यहाँ भी देख लो, इसमें क्या है कि इम्पल्स एफ एवरेज इंटू टू टी। देखो रिलेशन ये था एफ डॉट डी टी, ये रिलेशन था। मैं इस टर्म को एफ एवरेज भी लिख सकता हूं, क्योंकि अगर एवरेज है तो वो बाहर आ जाएगा और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बड़ी बात होगी। और
मोमेंटम अगर चेंज सेम है तो एफ एवरेज टी सेम है, मतलब ये सेम है तो एफ, अरे इसको दो उसमें लिख लीजिए, F1 T1 इक्वल टू F2 T2। अब बताइए कि कौन सा छोटा था कौन सा बड़ा था, मतलब यहाँ इस रिलेशन से आप कोई भी दो इक्वेशन बना सकते हैं। अंडरस्टैंड? अगर देखो फोर्स इज वेरिएबल, यहाँ तो कांस्टेंट मान के एवरेज बाहर ले लिया, अगर वेरिएबल है तो एफ डी टी इज इक्वल टू आई। अब मुझे बताओ एफ डी टी को क्या मैं एफ और डी टी के ग्राफ में इसके अंदर का एरिया बोल सकता हूँ कि नहीं? ये तो मैथमेटिक्स ही है ना कि इम्पल्स इज इक्वल टू एफ डी टी, और कहीं भी अगर ऐसे टर्म आते हैं एक वेरिएबल और दूसरा उसका डिफरेंशियल फॉर्म, तो एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, अंडरस्टैंड? तो एफ डी टी की वैल्यू जो होती है वो एरिया अंडर द फोर्स एंड टाइम ग्राफ, ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि y अगर dx है इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या है, एरिया अंडर द y एंड x ग्राफ, एरिया अंडर द वाई एक्स कर्व, सेम, ये तो कर ही सकते हो ना आप। तो ये एक रिलेशन है, ज़्यादा हो तो इसको भी याद कर सकते हैं आप, इसको भी याद कर सकते हैं आप। वैसे तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, बट कोई नहीं, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम अपने मेन फैक्टर्स पे। कौन सा? आ जाओ क्वेश्चंस पे। देखो क्वेश्चन पढ़ो, समझो, सिंपल क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड? ये बोलता है कि 2 बिलियर्ड बॉल्स ऑफ इक्वल मासेस, मास दोनों बॉलों का सेम है, मतलब दो कंडीशन दी गई है ए और बी, दोनों में 30 ग्राम है, स्ट्राइक ए रिजिड वॉल विद स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ओके, अच्छा स्पीड भी सेम बोल दी है कि भैया यहाँ पर ये स्ट्रेटली स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पर ये इस एंगल पे स्ट्राइक कर रही है, और बोलता है कि इफ़ द बॉल गेट्स रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड, मतलब और भी अच्छी बात बोल दी कि टकराने के बाद तो और सेम स्पीड है दोनों कंडीशन में। तो बताओ कि रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू अ बॉल ए एंड बॉल बी। आपको बस इम्पल्स की वैल्यू निकालनी है। फटाफट से एक बार इसको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने बता दिया है, बट आपको ध्यान क्या रखना है बच्चे? ध्यान ये रखना है आपको कि आई जो है हमारा इम्पल्स m v2 माइनस v1, और ये वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस है, तो मतलब इम्पल्स की वैल्यू आप यहाँ पर x में भी लीजिए और y में, क्योंकि यहाँ पर एंगल्स में है, अंडरस्टैंड? यहाँ पर एंगल्स में है, अगर यहाँ पर एंगल्स में है तो आपको दोनों लेने पड़ेंगे, अंडरस्टैंड? बस सिंपल है फिर तो। फटाफट फटाफट करिए, देखिए कुछ नहीं करना है आपको। पहला अब हम ए बॉल का लीजिए, ए बॉल की जब बात करते हैं तो इम्पल्स की वैल्यू क्या होती है? m फाइनल माइनस इनिशियल। वेक्टर क्वांटिटी है तो आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए, एक को नेगेटिव मानिए, ठीक है? चलो मान लेते हैं कि मैंने इस तरफ पॉजिटिव है और बैकवर्ड जो है वो नेगेटिव है, मान लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस फिर इम्पल्स की वैल्यू लिखिए, m ये हुआ, और v2 बॉल u से आई और u से टकरा के वापस चले गई, तो आई इस तरफ, अंडरस्टैंड? तो आने वाली v1 होगी और जाने वाली v2 होगी, क्योंकि v2 फाइनल है, तो v2 गई उस तरफ, और उस तरफ तो आपने नेगेटिव मान लिया है, तो ठीक है भैया नेगेटिव मान लेते हैं, u वैल्यू माइनस, समझ रहे ना? v2 क्या हुआ, उस तरफ जा रही है बॉल, टकरा के वापस उस तरफ गई, उस तरफ की डायरेक्शन तो आपने नेगेटिव मानी है, और स्पीड तो सेम है, तो माइनस u, और इस तरफ आने वाली पॉजिटिव में u, तो कितना हुआ 2mu माइनस में। वैसे हमें मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत नहीं है, हम लास्ट में माइनस को हटा देंगे। अब मुझे बताओ इसमें भी तो कर सकते हैं ना आप। इसमें क्या है माय डियर, देखो इस पर मत जाओ, बॉल ऐसे आई और ऐसे चली गई, मतलब बॉल ऐसे एंगल पे आई और ऐसे चली गई, तो आप इसके भी कंपोनेंट निकाल लीजिए ना, आपको कंपोनेंट निकाल, देखो वेक्टर क्वांटिटी है,
वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है और डिफरेंस भी वेक्टर ही हुआ। तो बेसिकली अगर वेक्टर्स कहीं भी आते हैं तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, बेस्ट तरीका वेक्टर्स का यही होता है कि आप दोनों डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो। तो आप जब बच्चे इस वाली का, ये u से आई और u से गई, जब इसको रिजॉल्व करेंगे, इसको इस तरफ रिजॉल्व करेंगे तो ये u cos थीटा होगा, और जब इसका एक कंपोनेंट ये भी करेंगे तो u sin थीटा होगा। अंडरस्टैंड? अब जब ये नीचे वाला है, जो नीचे वाला आया डियर माय डियर, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका आपके लिए, जो नीचे वाला है, अब ये भी 45 ये भी 45, जब आप इसको ऐसे रिजॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी u cos थीटा, ओके 45 है, और ये वैल्यू आएगी u sin थीटा, क्योंकि थीटा तो 45 है ना, थीटा 45 है, सब में सेम है। अब मुझे बता दो अब क्या बचा इस क्वेश्चन में। अब x भी हैं और y भी हैं, अंडरस्टैंड? अगर मैं b की बात करता हूँ, b की बात करता हूँ, b की बात करता हूँ, b ये रहा। अब i इस वाले कंडीशन में i y भी होगा और x भी होगा। चलो आप पहले y ले लेता हूँ, चलो पहले x ले लेता हूँ, आपकी इच्छा के अनुसार i x लेता हूँ। i x में इधर जाने वाला पॉजिटिव मानोगे, इधर आने वाला नेगेटिव मानोगे, तो मान लो तो u2 माइनस u1। देखो आपको ना बहुत ध्यान से ना रिलेशन हमेशा रखना, इट इज़ अ चेंज, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। अदरवाइज आपने ये इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया तो आपकी वैल्यू गलत आएंगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जब फिक्स कर चुके हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये आई माइनस यू कॉस थीटा, बाहर तो एम भी आएगा, और ये इस तरफ को गया, मतलब ये वाला v2 है तो इसका इस तरफ माइनस यू कॉस थीटा, और इस तरफ माइनस अगेन यू कॉस थीटा। अब देखो वैल्यू कितनी है, -2m यू कॉस थीटा वैल्यू, ये आई x में, ये आई x में। अब आई y में भी होगा। देखो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, या मैं बताऊं डियर, कई जगह ना सिर्फ डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर आई वाई का भी कंपोनेंट था। यही ब्यूटी है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कई जगह आपको दिखेगा कि भैया इसने बस एक्स एक्स में सॉल्व करके मान लिया, यस यहाँ पर आई वाई की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि सेम वैल्यूज हैं, यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा। अब देखिए जैसे आपने एक्स में पॉजिटिव इधर माना, नेगेटिव इधर माना, आप वाई में भी मान सकते हैं। वाई में मान लो कि नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप वाई में ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव मानोगे तो एम फाइनल क्या है, नीचे की तरफ माइनस यू साइन थीटा, माइनस इनिशियल क्या है, फाइनल ये है, इनिशियल क्या है, ये भी माइनस में है, यू साइन थीटा। अब बताओ ये तो कट गया आपस में, तो आई वाई तो 0 आ गया, आई वाई तो 0 आ गया। तो आई वाई 0 आ गया, मतलब इस कंडीशन में जो भी रिजल्टेंट होगा वो सिर्फ आई एक्स की वजह से होगा, और वो होगा 2mu cos थीटा। अब भैया एक चीज़ बताओ, ये -2, ये m u cos 45, थीटा इज 45 गिवन है यार, 1/√2, और कट के आ गया ये √2mu, अंडरस्टैंड? कट के आ गया √2mu। बस अब आपको इसका और इसका रेशियो निकालना है, फर्स्ट और सेकंड का। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, mu से mu कैंसिल हो जाएगा, और √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आएगा √2:1। सी क्वेश्चन सिंपल था, बट अगर आप कंसेप्ट वाइज जाते तो मैं गारंटी देता हूँ शायद आप इस y कंपोनेंट को ध्यान में नहीं देते। हो सकता है यहाँ पर एंगल 45 ना होकर कुछ और होता, अंडरस्टैंड? 45 पे टकराया और किसी और एंगल पे बाहर गया। अब किसी और एंगल पे बाहर गया तो ये एंगल और ये एंगल डिफरेंट होते, तो y का कंपोनेंट चेंज नहीं होता। और माय डियर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ये तो सिंपल वे हो गया, आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पर u एंगल पे था, u वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ वेक्टर का डिफरेंस है जो वेक्टर ही होगा। जब ये एंगल पे था तो इस एंगल पे होने के कारण इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल।
माय डियर, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो बनेंगे तो इम्पल्स भी, इम्पल्स जो डिफरेंस है वेलोसिटी का, ये भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों आएगा, दोनों आएगा। बच्चे अगर ये चीज़ की गलती नहीं होनी चाहिए आगे, आप अगर मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ बहुत क्लियरली है कि हॉरिजेंटल भी आएगा, वर्टिकल भी आएगा। अब आगे सॉल्व करो कि वर्टिकल आपने निकाला और वो 0 हो गया तो टेंशन ही खत्म हो गई, सिर्फ बचा हॉरिजेंटल, और वहां से आंसर आया ये। ओके, और रेफरेंसेस सही लिखना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव नेगेटिव किस तरफ मान रहे हो बहुत ज़रूरी है। ओके, बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन तो वही हमने सॉल्व कर दिया है, अब इसका सॉल्यूशन आपको देखना है तो यही है, देखो डायरेक्ट लिख दिया है 2mu J1 2mu cos 45, और ऐसे ही बुक में मिलेगा आपको, ऐसे ही मिलेगा। बच्चे रट लेते हैं इसको, यहाँ से टकरा के यहाँ को गया तो भैया उसका 2mu cos 45। अब क्वेश्चन में वो ये बोलेगा कि आ रहा था इतने एंगल से और जा रहा है दूसरे एंगल से, मतलब ये 45 पे आया और 30 पे निकल गया। अब कर लो ये काम, लौट पड़ोगे, घूम जाओगे वहीं पर ही, और 100% गारंटी दे रहा हूं कि बड़े प्यार से दान में कुछ अपने मार्क्स दे के आओगे। ओके, फटाफट से नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए। फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ शोन बिलो, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स और टाइम का ग्राफ दे दिया। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल 0 to 8, कह रहा है कि मोमेंटम चेंज कितना होगा यहां से लेके यहां टाइम पीरियड तक। ओहो ओहो ओहो, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस एक प्रॉपर्टी यूज होनी है, वो पता है तो मैं गारंटी देता हूं क्वेश्चन यूं सॉल्व है। और वो क्या है, जब एफ और टी का ग्राफ आ जाए माय डियर, तो इम्पल्स तो मैं पहले ही जान पड़ गया ना, इम्पल्स तो मुझे वैसे भी समझ में आ गया था कि एफ डी टी का इंटीग्रेशन है ये तो, एफ डी टी का इंटीग्रेशन है ये तो। और एफ डी टी का इंटीग्रेशन कुछ नहीं बच्चे, एरिया अंडर एफ एंड टी कर्व होता है, कर्व होता है, एरिया अंडर एफ टी कर्व होता है। अब आपको बताओ, ये रहा कर्व, निकाल लो एरिया। एरिया निकालने में क्या है, अगर मैं अब एरिया निकालूंगा तो भैया देखो, इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें भी अपवर्ड जो होंगे पॉजिटिव मानो, एरिया डाउनवर्ड नेगेटिव मानो, मतलब जो पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव लो, जो नेगेटिव है उनको नेगेटिव में लेना। सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मत सोचना, बस यही आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। कई लोग सारे एरिया जोड़ देते हैं, यही तो वेक्टर की खासियत है, आपको फंसाने के लिए ही वेक्टर बनाया गया है। मेरे को तो लग रहा है इसका इजाद ही इसलिए हुआ कि मैक्सिमम क्वेश्चन गलत किए जाएं। अब देखो, पहला वाला एरिया कितना होगा, ये ट्रायंगल का एरिया यही निकाल लेता हूँ ना, तो हाफ बेस टू हाइट 6, परफेक्ट, हाफ बेस और हाइट, ये इसका एरिया निकाल लो, ये कितना आया 6, इसका निकालो कितना है 2, और हाइट 3, बट माइनस में आएगा -6, क्योंकि नीचे का एरिया है, नीचे का एरिया है, ये माइनस वैल्यू है। ये निकाल लो 4 और हाइट 3, 12। अब भैया बच्चे, ये वाला 6 तो जब ऐड करोगे इस एक्स से निकल लिया और आंसर बचा सिर्फ 12। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन था, कुछ सेकंड्स का ओनली, कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन। बट अगर अभी आपको ये चीज़ पता ना होती तो आप इसमें घूम रहे होते, आप इसमें घूम रहे होते। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद ना होती तो आप बैठ के बस MV2 - V1 खेल रहे होते।
सॉल्यूशन देख लो एक बार और। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इम्पल्स में टफ क्वेश्चन आते नहीं हैं, क्योंकि मोस्टली इम्पल्स के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जब ये आगे आप रोटेशन में पढ़ोगे, तो वहाँ भी यही कंसेप्ट यूज़ होगा और वहाँ फील आएगा आपको अच्छा वाला। वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि इस इम्पल्स का क्या मज़ा है, क्या फील है। एक क्वेश्चन में करने के बाद आपको खुद से मज़ा आ जाएगा कि यस आज हमने कुछ बेहतरीन कर लिया। अभी तो सिंपल क्या है, चेंज इन मोमेंटम की खेल चल रहा है, क्योंकि इम्पल्स इज इक्वल टू नथिंग चेंज इन मोमेंटम। अब तो हम उस पर ही खेलेंगे। ए प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ 150 ग्राम मूविंग एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब मास दिया है और बॉल की वेलोसिटी दी है। अगर कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, मतलब बॉल आ रही थी, मैंने कैच कर ली, मैंने कैच कर लिया। बॉल जैसे ही आ रही थी मैंने कैच कर लिया। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई इस कैच करने के बाद? अरे बॉल आई, कैच कर लिया, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, ज़ीरो। अगर फाइनल वेलोसिटी टकरा के वापस जाती तो कैच ही ना हो पाता। अब उस कैचिंग प्रोसेस में 0.1 सेकेंड का टाइम पीरियड लगा। कह रहा है फाइंड द फोर्स बॉल एग्जर्टेड बाय द ब्लो एग्जर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर। मतलब वो फोर्स निकालना है जो इन पे लगा है। ठीक है, अब ये बॉल आ रही थी, ये हमारे हाथ पे। अब आपके हाथ ने बॉल पे फोर्स लगाया, बॉल ने आपके हाथ पे। न्यूटन थर्ड लॉ, यार इतने सारे एग्जांपल करवा चुका हूँ इस चीज़ के मैं। बॉल आ रही थी, बॉल को रोकने के लिए आपने हाथ से फोर्स लगाया, तो बॉल पे फोर्स लगा हाथ की वजह से। अब न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से बॉल ने हाथ पे फोर्स लगाया। अब दोनों में से कोई भी चीज़ पूछ ले, यहाँ तो वैसे भी मैग्नीट्यूड दिए हैं, सिर्फ प्लस वैल्यूज दिए हैं, तो आपको तो टेंशन ही नहीं लेनी कुछ। तो आ जाओ माय डियर, माय डियर ये तो ये बोलता है कि एफ डी टी की वैल्यू जो होती है एम वी टू माइनस वी वन होती है। और बेटा एम की वैल्यू 150 ग्राम। अब ग्राम में पुट मत कर देना, अंडरस्टैंड? तो इतना ग्राम गायब भी हो जाएगा। तो ग्राम में ना करके केजी में करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में वैल्यूज़। हमें तो भैया ऐसा ही यूनिट चाहिए, ऐसा यूनिट चाहिए। अब बॉल आ रही थी, अब कैसे आपको रेफरेंस ले लेते हैं फिर से। चलो बॉल ऐसे आ रही थी, तो इस तरह मानता हूँ पॉजिटिव। तो बॉल ऐसे आ रही थी, इनिशियल वेलोसिटी यू, और यहाँ पर आके हैंड आपका ये था और यहाँ पे आके चिपक गई, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई ज़ीरो। तो फाइनल ज़ीरो माइनस माइनस इनिशियल, इनिशियल कितनी है भैया? 20। कर लो सॉल्व, कितना आ रहा है? कर लो सॉल्व, 30 न्यूटन आएगा। अंडरस्टैंड? हो गया ना? 30 न्यूटन आंसर आएगा। अब देखो लेकिन 30 न्यूटन माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अब मैं आपको अरे सॉरी, अभी तो भैया अभी तो थोड़ा बचा है। एफ डी टी, ये 30 नहीं आएगा, 3 आएगा। थ्री न्यूटन आएगा भैया, कैलकुलेशन ढंग से कर लो। एफ डी टी इजकल टू 3, और एफ जो होगा 3/dt, और dt की वैल्यू 0.1, और 0.1 ये रही। अंडरस्टैंड? यहाँ 1 से 0 गया, अब आया 30 न्यूटन जो आंसर है। अब देखो, लेकिन ये सब आ रहा है माइनस में, क्योंकि देखो ना यहाँ माइनस था तो ये माइनस में आया, ये माइनस में आया, ये माइनस में आया। मतलब फोर्स जो बॉल पे लगा वो -30 न्यूटन। और मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। अब मुझे बताओ कि ये बॉल आ रही थी इस तरफ, और आप इस बॉल को अगर रोकना है तो आप फोर्स किस तरफ लगाओगे? इस तरफ लगाओगे। फोर्स लगेगा इस तरफ ही, क्योंकि आपको बॉल को रोकना है ना। बॉल इस तरफ आ रही थी, आप इस तरफ फोर्स लगाओगे तभी तो बॉल रुकेगी, तभी तो बॉल रुकेगी। अब मुझे बताओ, अगर इस तरफ आपने पॉजिटिव वैल्यूज मानी है, तो आंसर आपका नेगेटिव ऑटोमेटिकली आना चाहिए, क्योंकि फोर्स आपका इस तरफ लग रहा है। तो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडरस्टैंड? एक और क्वेश्चन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो मैंने कहा था ना, मैक्सिमम क्वेश्चन तो अब आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ही होंगे, और या तो फिर सिंपल फार्मूले बेस्ड होंगे। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपकी क्वेश्चन?
द मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय, मोमेंटम दे दिया, मोमेंटम, वो भी फंक्शन ऑफ टाइम। अरे कोई दिक्कत नहीं है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इज डिफाइंड, बताओ ये कौन सी बदतमीजी है, बताओ। मतलब मोमेंटम तो दिया और सीधा सेकंड लॉ की इक्वेशन भी दे दी। भैया इतना तो पढ़ के हम आए हैं ना, ये कैसा गेम खेल रहे हैं। और दे दे कि फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ओके, बताओ कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो एट टाइम, मतलब किस टाइम पे फोर्स जीरो होगा। बच्चे ये पूछ रहा है किस टाइम पे बच्चे फोर्स जीरो होगा। तो भैया पहले फोर्स निकाल लो ना। आपका मोमेंटम दिया है, इसको डेरिवेट करके फोर्स निकाल लो, और फोर्स निकालने के बाद फोर्स को जीरो को इक्वेट कर दो और वो टाइम निकाल लो। बताओ इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो फटाफट सॉल्व करो इसको, हम देखते हैं फिर से। फटाफट सॉल्व करो इसको, अंडरस्टैंड। कर लो भैया। देखो डी बाई डी टी ऑफ टी लॉग टी, दैट इज इक्वल टू फोर्स। अब ये जीरो के इक्वल पुट करना है, पहले आप इसको डेरिवेट कर लो। और डेरिवेट करना कौन सी बड़ी बात है, पहले आप टी को डेरिवेट करो, तो टी की वैल्यू 1 आई और लॉग टी आ गया, अंडरस्टैंड। फिर प्लस टी ऐसे ही रहेगा, लॉग टी का डिफ्रेंशिएशन 1/t हो गया, और दैट इज इक्वल टू फोर्स जीरो चाहिए तो जीरो कर दिया, तो टी से टी गया। अब लॉग टी की वैल्यू इसको इस तरफ ले जाओ, अब जीरो के इक्वल, तो -1। अब मुझे बताओ कि इसको इस तरफ ले जाओ, टी की वैल्यू ई की बराबर -1। अरे ये तो सिंपल है ना, ये तो सिंपल है, 1/e आंसर। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें तो कुछ पता ही नहीं होना चाहिए। ओहो हो, इसमें तो कुछ चाहिए ही नहीं था। फॉर्मूला भी दे दिया, क्वेश्चन भी दे दिया, बस आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन आने चाहिए। डेरिवेशन कैसे करते हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल थी माय डियर। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी भी थी और सिंपल भी थी, और किसी न किसी एग्जाम में ये आई हुई है, अंडरस्टैंड। किसी न किसी एग्जाम में बेटा ये आई हुई है। देखो सेम डेरिवेशन करना है बस खाली, और डेरिवेशन करने के बाद आपके स्क्रीन में आंसर ये है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आ जाओ। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लो, फटाफट से। मैंने ना कोशिश की है कि आप मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चन करवा के ख़त्म करूँ इसको, ताकि आपके पास एक अच्छी रिपोजिटरी हो क्वेश्चंस की। ए पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम P एट ए गिवन टाइम T इज PX और PY। मतलब इसने PX दे दिया, PY दे दिया, अंडरस्टैंड। किसी पार्टिकल पे तो फोर्स लग रहा है और उसका जो मोमेंटम है वो ये है। मोमेंटम तो वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसने बोला कि मोमेंटम इन x डायरेक्शन भी दे दिया, मोमेंटम इन y डायरेक्शन भी दे दिया। ओहो काम खत्म। देन द एंगल थीटा बिटवीन F एंड P एट ए गिवन टाइम, कह रहा है कि F और P के बीच में एंगल बताओ, F और P के बीच में एंगल बताओ। F भी वेक्टर, P भी वेक्टर। अब मुझे एक चीज बता दो, दो वेक्टर जब होते हैं तो उनके बीच में एंगल निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं बीच दो के बीच का एंगल? क्योंकि बेटा डॉट प्रोडक्ट हमने ये डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो मैं आगे लेके भी आऊँगा, मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी डॉट प्रोडक्ट हो, अगर ए, बस यही आपको इसमें समझ में आना चाहिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा। अगर आपको ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, क्योंकि देखो पी वेक्टर तो पता ही है, पी जो वेक्टर है ये तो पता है ना,
अगर मेरी क्लास में आप स्टार्टिंग से हो, ये तो आप आंख बंद करके लिख सकते हैं कि कोई भी वेक्टर लिखने का तरीका सबसे अच्छा आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट, और आई तो ऑलरेडी दे दिया इसने, पी एक्स को दे दिया 2 कॉस टी आई कैप, और इसको दे दिया 2 साइन टी जे कैप। अब पी तो दे दिया माय डियर, पी तो दे दिया। अब पूछ रहा है पी और एफ के बीच में एंगल कितना होगा, तो एफ तो आप निकाल सकते हो ना, क्योंकि एफ क्या होता है, डी पी बाई डी टी। अब इसको डेरिवेट कर लो, इसको डेरिवेट कर लो, इसको डेरिवेट कर लो, डेरिवेट तो वैसे ही ईजी है, कॉस का माइनस साइन और साइन का कॉस, अंडरस्टैंड। आप इसको डेरिवेट करो तो 2 माइनस साइन टी आई कैप प्लस 2 कॉस टी जे कैप। अब आपके पास फोर्स वेक्टर भी आ गया और ये वेक्टर भी आ गया। अब आप क्या करो, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। किसी भी, देखो याद रखना इस चीज को हमेशा, किसी भी दो वेक्टर के बीच में, और वेक्टर आपके पास हैं, वेक्टर आपको दिया गया है, एक दिया गया था, दूसरा निकालना था, वो भी बहुत इजी था निकालना, क्योंकि माय डियर मोमेंटम दिया गया है, तो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मैंने को फोर्स मोमेंटम का वेक्टर दिया है, मैंने फोर्स निकाल लिया। अब दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो क्या चीज यूज होगा, डॉट प्रोडक्ट। अब बस आपको ए डॉट बी निकालना है, और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए आप निकाल ही सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आप निकाल ही सकते हैं। वो कैसे बच्चा, क्योंकि मैंने को बताया है कि कोई भी अगर वेक्टर इस फॉर्म में है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप सपोज, तो अंडर रूट ऑफ एक्स मतलब, अरे यार चलो यार, चलो यार, बता ही देता हूँ फिर से। अगर ये वेक्टर है बच्चे, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बड़ा ही सिंपल होता है, वो होता है ये बस ये मैग्नीट्यूड है। ऐसे ही आप एफ का निकालो, पी का निकालो, कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। अब देखो ये लग रहा है आपको बहुत टफ, बहुत टफ। आप अभी तक अगर सॉल्व नहीं किया तो स्क्रीन को पॉज करना, इसको सॉल्व करना, आपको समझ में आएगा कि बेटा जब मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं तो ये वैल्यू तो जीरो आ गई, ये वैल्यू तो जीरो आ गई, और जब ये वैल्यू जीरो आ गई तो कॉस थीटा की किस वैल्यू पे जीरो होता है, कॉस थीटा किस वैल्यू पे जीरो होता है। तब आपको समझ में आएगा कि मुझे तो भैया मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सीधा आंसर छूटते मार दिया। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, क्योंकि जब आपने P निकाला और F निकाला, जब आपने P डॉट F किया, और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं बच्चा, I वाले एक साथ मल्टीप्लाई, J वाले एक साथ मल्टीप्लाई, जब आपने ये किया तो आपकी वैल्यू जीरो आ गई, और जब जीरो आ गई तो सिंपल सी बात है PF शुड बी इक्वल टू, एंड ये जो इक्वेशन है बच्चा, ये जो इक्वेशन है दैट शुड बी इक्वल टू PF कॉस थीटा। अब मुझे बताओ, ये पूरा टर्म जब जीरो आ गया तो ये टर्म वैसे ही डिवाइड करो जीरो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो आ गया, और थीटा की किस वैल्यू पे जीरो, 90 वैल्यू पे जीरो जीरो। आ रहा कि नहीं आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल तो नहीं बोलूंगा, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे यूज़ हैं, बस आपको यही करना है, और इनका यूज़ करके आपको फटाक से आंसर निकालना है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, इस सेशन का अब ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन ही होगा। फटाक से, मैंने इम्पल्स में मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके दे ही दिए हैं। अब देखो, ए बैट्समैन हिट्स अ बैक बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब 12 मीटर पर सेकेंड से आ रही थी, और उसने शॉट लिया, और शॉट लेने के बाद सीधा उसने बॉलर की तरफ ही भेज दी। मतलब यूं आ रही थी बॉल, और स्ट्रेट लिया, ड्राइव करी, और सीधा वापस यूं आ रही थी और यूं ही भेज दी। वाह, 12 मीटर पर सेकेंड। इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.515, डिटरमाइन द इम्पल्स imparted to the ball, impulse imparted to the ball, और assume the velocity of bat to be zero। मतलब सीधा ये
इतना ही बस, यूँ समझो कि यहीं पर किया बैट और यहीं से टकरा के बॉल वापस गई। अब बताओ कि आपको आंसर निकालना है, क्या है ये? इम्पल्स निकालना है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। चलो इसका तो हम सीधा वही देख लेंगे, सिंपल है ये तो। निकालो फटाफट आंसर। इसका आंसर बच्चे आएगा, इसका आंसर बच्चे आएगा, निकालो फटाफट। सिंपल इम्पल्स निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है और मोमेंटम चेंज निकालना है। दैट शुड बी इक्वल टू 3.6 मेरे ख्याल से आना चाहिए। सॉल्व तो मैंने नहीं किया है, बट थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है कि ये आंसर होना चाहिए। ओह या परफेक्ट परफेक्ट। देखो आंसर तो मैं कुछ भी टिक करूं, सॉल्यूशन तो मैं आपको दूंगा ही ना, तो वो टेंशन नहीं लेनी है। कितना प्यार से हमने इम्पल्स को स्टार्ट किया और मैक्सिमम चीज़ हमने उसकी कवर की। मानते हो नहीं मानते हो ये चीज़? और इम्पल्स में स्टार्टिंग से अगर अभी तक देखोगे तो क्या चीज़ था? इम्पल्स कुछ नहीं है, एफ डॉट डी टी और इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब एम वी टू माइनस वी वन। बस ध्यान क्या रखना है कि वी टू माइनस वी वन है, चेंज है। तो हमेशा जब भी करो, तो जब भी आपको वेक्टर्स का चेंज निकालना हो या वेक्टर्स हों, तो आप वहाँ पर डायरेक्शन से को शो कीजिए, बस दैट्स ऑल। परफेक्ट। और एक और देखा हमने कि एफ डॉट डी टी भी एक तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी जो है वो एरिया अंडर द कर्व भी है, और उस पर तब से खेल लें। अब देखो ये बॉल आ रही थी ऐसे और फिर चलेगी ऐसे, बॉल आ रही थी ऐसे फिर चलेगी ऐसे, तो एम वी टू माइनस वी वन, 36 आंसर है। देखो वी टू माइनस वी वन, तो टू आपने मान लिया कि इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? तो वी टू 12, इस तरफ पॉजिटिव तो 12 वैल्यू, वी माइनस तो आएगा बीच में जो ये है, और फिर -12 फिर से आएगा क्योंकि इस तरफ वेलोसिटी आ रही है, इस तरफ वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, और इस तरफ आपने क्या माना है बच्चे? इसमें आपने माइनस माना है। तो ये दोनों ऐड होंगे और ऐड को 3.6 आएंगे। ठीक है, इम्पल्स के क्वेश्चन में मोस्टली डायरेक्शंस का ही खेल होता है। कई लोग सीधा 12 - 12 करके ज़ीरो आंसर मारते हैं, और ज़ीरो था मेरे ख्याल से, उसमें होना चाहिए। आईआईटी का पेपर बनेगा तो ज़ीरो वहाँ होगा ही होगा, और छूटते ही आप फटाफट ज़ीरो मार के टिक करके और आगे बढ़ जाना और जय राम जी की बोल के मस्त मौज लेना, और फिर बोलना कि ओ माय गॉड गलत हो गया। अंडरस्टैंड? तो ये गलत जो वर्ड है हमें नहीं बोलना है, हमें थोड़ी छोटी चीज़ें ध्यान, देखो मैं ना उन चीज़ों पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ घुस जाए और आप वो गलती ना करें, क्योंकि पढ़ तो आपने सब लिया है, पढ़ तो आपने सब लिया है। तो हमने समरी में आज ये सब चीज़ें देखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन सब में, ये सब हमने देखा है। अभी तक आपने अगर हमारा एमबाइब का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए बच्चा। यहाँ पर आना, आप यहाँ पर आने के बाद आप क्या करना, अरे 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 नेक्स्ट हो गया, वेट वेट फॉर अ सेकेंड बच्चा, वेट फॉर अ सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ आना आप, और आने के बाद यूजी में जाना आप, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में इंजीनियरिंग को सेलेक्ट करना, और उसके सेलेक्ट करने के बाद जेई मेन को करना बच्चे, उसके पास जाना और ऐसे करना। अब उसके बाद आप होम पे जाके हमारी लाइव क्लास जाना, और लाइव क्लास में आपको शानदार क्लासेस मिलेंगी। अंडरस्टैंड? क्लासेस चल रही हैं, मेरी क्लास भी अभी कुछ टाइम बाद ज्वाइन होने वाली हैं। मेरे साथ तुषार सर भी होंगे, वो भी आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, और हम कोशिश रहेगी कि बच्चे आपका पूरा सिलेबस हम कवर कर दें। लर्न में जाना बच्चे, उसके बाद आप लर्न में जाके कोई भी टॉपिक पे स्टडी कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक पे, देखिए कोई भी टॉपिक पे स्टडी कर सकते हैं। आपको विद एनिमेशन अच्छे कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी, जिसमें आपको मज़ा आएगा और एक बारी में ही आपकी अंडरस्टैंडिंग सुपर्ब हो जाएगी। प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट बुक्स हैं, हमने आपके लिए क्रैश कोर्स बनाए गए हैं, हर सब्जेक्ट में आपको मज़ा आएगा। अंडरस्टैंड? फिजिक्स की एक्सप्रेस सीरीज़ भी हमारे पास है, तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट जो है बच्चे बहुत ही ब्यूटीफुल सेगमेंट है, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हैं आपको इसमें वो फीडबैक देता है कि आपकी कहाँ गलती हुई है, आप कहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हैं, वही जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ आप सब रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कहाँ गलती करता हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रैकिंग एनी एग्जाम और टू सिक्योर एनी रैंक। ओके,
दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अचीव में जाके आप अपनी जर्नी को मस्त देखिए कि हमने कहाँ से कहाँ तक इम्प्रूव किया है, क्या हमारी सक्सेस प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद बच्चे, उसके बाद एम्बाइब की लेंस एक और ऐप हमने बनाई है जो बहुत ही शानदार है, मज़ेदार है। मतलब पढ़ते पढ़ते आपको अगर किसी चीज़ का फील लेना है, आपको ये देखना है कि यार इसका कैसा मॉडल होगा, इसका प्रैक्टिकल कैसा होगा, तो आप जस्ट उसको स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आपकी स्क्रीन पे एनिमेशंस आएंगे, उन एनिमेशंस को आप देखिए और थोड़ा प्रैक्टिकल फील लीजिए ताकि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी पे एनहेंसमेंट हो। ओके बच्चा, सो आज के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं। होप आप लोगों ने सेशन एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा। इम्पल्स हमने ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट हम दोबारा से कोई टॉपिक लेके आने वाले हैं। मोस्टली इसके बाद शायद फ्रिक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं ताकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को कंप्लीट पैकेज दे पाएँ और आप एंजॉय कर पाएँ। सो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.